करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या पोजीशन है? पिछले 4 साल से कनाडा के अंदर एआई बहुत अच्छे से स्कूलों में चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। इंडिया में अब पहुंचा है लेकिन अभी भी स्कूलों में नहीं है। तो फिंगरप्रिंट करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस में कैसे सहायक होते हैं? इसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या है? एग्ज़ाम के अंदर तो वो दोनों हाथों का मेज़र करके अगर एवरेज निकालते हैं, अगर वो एवरेज 55 से नीचे आता है तो उस बच्चे को म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए कुछ ठीक किया जा सकता है। पूरी तरह से लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेटेड नहीं है या पूरी तरह से राइट ब्रेन भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो लोग क्या काम करते हैं? दोनों ब्रेन की जो फैक्ट्री है इसके बराबर उपयोग ले रहा है और वो लोग ही बनते हैं सर बड़े अधिकारी। गांव की लड़कियां हैं, टैलेंटेड हैं, उनको कैसे गाइड किया जाए? नियमों से तो उनका कहना है कि आप कहीं से वो अप्रूवल लेके आइए बड़े अधिकारी से। अब जैसे जयपुर की बात करें तो शिक्षा संकुल से लेके आइए कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड के थंब से उसकी पर्सनैलिटी पता लगा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स और डिटॉक्स में हम चर्चा करते हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर। और क्योंकि अब चल रहा है एग्ज़ाम्स का मौसम, पिछली बार भी हमने जो आपसे बात की थी वो स्टूडेंट्स और यूथ के मोटिवेशन की थी। तो कई बार जब मैं थीम ये सोचता हूँ कि किस टॉपिक पे पॉडकास्ट तैयार करूँ, तो लेकिन जो मौसम चल रहा है उस मौसम की बात तो करनी ही पड़ती है। और पूरे देश में मौसम चलेगा अब एग्ज़ाम्स का, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स, स्कूल्स के एग्ज़ाम। अब वो जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हम सहायता, हेल्प कैसे कर सकते हैं? हमारा प्रयास है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाएं और उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करें। लेकिन एग्ज़ाम से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और होती है, जी हाँ बिल्कुल आप जान गए होंगे, वो है करियर। करियर को कैसे डिसाइड करें? ये क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन है बहुत कठिन। करियर कैसे डिसाइड करें? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में भी लग जाते हैं और हमारी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी लग जाते हैं। करियर डिसाइड करने का हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें कि बड़े लोग बताएंगे कि हमें क्या बनना है, या हमारे टीचर्स बताएंगे क्या बनना है, या कोई हमारी फैमिली में कुछ ऐसे बन गए हैं उनको देखकर हम उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये खुद से नहीं पूछते कि हमें क्या बनना है। हम खुद से बात करना भूल जाते हैं अपने करियर के बारे में। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो करियर और गाइडेंस की फील्ड भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगी है और अब सहारा ले रही है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। करियर कैसे बनाएं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके करियर और आपके फ्यूचर के एनालिसिस में कैसे मदद कर सकती है, ये फील्ड आज पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हॉट है। कैसे हॉट है और ये क्या कर सकता है, इसको बताने के लिए आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, विनीत शर्मा, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड के आप फाउंडर हैं और बहुत सारे एनालिसिस करके, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके कई स्टूडेंट्स को बता चुके हैं कि आप करियर के इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये एक एडवाइस है, बाकी की रुचि आपकी है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम कर सकती है। और टेक्नोलॉजी भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे है कि आपके फिंगर प्रिंट्स से आपके करियर का एनालिसिस किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नमस्कार विनीत शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो सिनेरियो है, एग्जाम्स के सीजन के बाद, मौसम के बाद सब लोग इसी रास्ते पे आ जाएंगे कि अब करना क्या है। तो अब करना क्या है, इसके लिए कई क्वेश्चन मार्क की मैंने जैसे बात की। सबसे पहले आपकी जो टेक्नोलॉजी है उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश में, भारत में इस वक्त अलग अलग लेवल्स पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मींस करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या पोजीशन है? सबसे पहले तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमारा चुनाव किया, इस चैनल पे बुलाया आपने, तो तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों तक
पेरेंट्स तक, अभिभावकों तक ये चीज़ हम पहुंचा सकेंगे कि ऐसी नई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए वो लोग करियर काउंसलिंग में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन लेने में इस टूल की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। अब जैसा आपने पूछा कि इंडिया में क्या स्थिति है वर्तमान में, तो वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो मैं कहूँगा बड़ी क्रिटिकल है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के बाहर अगर बात करें, यूएसए, यूके में, तो वहाँ पे पिन पॉइंट होकर फोकस्ड होकर बच्चों के करियर पर ध्यान देती है वहाँ की गवर्नमेंट भी और वहाँ के पेरेंट्स भी। तो अगर इंडिया में क्या सिचुएशन है, मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे टीचर्स क्या चाहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स उसी के बेसिस पे करियर डिसाइड होता है। इवन हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा है और परिवारों में हम लोग देखते हैं कि अगर घर में कोई, अभी मैं आपको इससे और एक फनी पार्ट बताऊंगा क्या होता है कि अभी क्या है, जैसे अभी घर में कोई अगर आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसके पिछले जो परिवार के अंदर सब उसको देख के ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई अलाइड सर्विसेज में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई आईएएस बनने की कोशिश में, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ने की तैयारी में लगा हुआ है, भले उसमें कैसी भी स्किल हो, उसको उदाहरण दिया जा रहा है कि ये आईएएस बन गए ना तो तुम भी बन सकते हो। इसमें ऐसा क्या है, इसके कोई 4 हाथ थोड़ी हैं, वही है, इसको 24 घंटे मिले हैं। इसी तरीके से पेरेंट्स उसको संतुष्ट कर देते हैं बच्चे को। लेकिन एक फनी पार्ट और है, जब से मूवीज देखी हमने, सिंघम मूवी आई तो बच्चों ने कह दिया सिंघम मेरे को पुलिस वाला बनना है क्योंकि पुलिस की पावर तगड़ी दिख गई, तो बोला अरे आईएएस को हटाओ, मैं पुलिस वाला बनना है। अब जब मूवी आ गई 3 इडियट तो बोल दिया कि यार मेरे को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनेंगे, किसी ने फोटोग्राफर तो फोटोग्राफर बनेंगे। मूवी के हिसाब से बच्चों का पसंद चेंज होती जा रही है। अब पेरेंट्स को छोड़ते हैं लेकिन उधर आ गए। लेकिन दोनों के अंदर एक माइनस पॉइंट है, पहले पेरेंट्स बच्चों पर थोप रहे थे कि ये चीज कर ले, या एक डर्रा और चलता था तेरे सब्जेक्ट में किसमें नंबर सबसे ज्यादा आए हैं वो चुनाव कर, वो ले ले क्योंकि तेरे इसमें सबसे ज्यादा है, और वही एक मूल्यांकन का तरीका था, मार्कशीट दिखाया और इसी में सबसे ज्यादा है। फिर आए पेरेंट्स के ऊपर ध्यान देने लगे, मेरे घर में किसी ने बढ़िया किया है, कुछ अच्छा किया है तो उसको फॉलो करने लगे। फिर आ गई है मूवी को देख के बच्चे अपना करियर डिसाइड करने लगे। एक नई चीज़ और चलती है कॉलेज के अंदर, स्कूलों में, कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है उसके देखा देखी। फिर एक नई चीज़ और चलती है, देश में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग चीज़ क्या है, पहले एमबीए चला था तो सारे एमबीए में चल पड़े। फिर एक नई चीज़ आई, एमबीए और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है तो लोग उस पर चल पड़े। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एमबीए, अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एमबीए करा पूना से, सिम्बोसिस से, इंजीनियरिंग करी पूना से, 8-8 लाख रुपए फीस लगा दी, उसके बाद आके यहाँ पर बीकाजी भुजिया की फ्रेंचाइजी ले ली। तो मेरे समझ में नहीं आया पढ़ाई क्यों की थी, घर वालों के 16 लाख लगाए क्यों। तो डाइवर्ट होते हैं बच्चे, तो उधर देख के चल पड़े, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जो भी वापस अपन उसी मुद्दे पे आते हैं और बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जैसे हम लोगों ने नज़दीक से कनाडा को देखा है, तो अगर मैं एआई का, जैसे आपने जिक्र किया, पिछले 4 साल से कनाडा के अंदर एआई बहुत अच्छे से स्कूलों में चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। इंडिया में अब पहुंचा है लेकिन अभी भी स्कूलों में नहीं है, तो सिखाया नहीं जा पा रहा है। तो इस वर्तमान स्थिति तो बड़ी गंभीर है और नए नए टूल्स को अपना भी नहीं रहे हैं स्कूल्स के अंदर, सिखाया बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरीका भी है जिसके जरिए हम लोग जान सकते हैं, करियर काउंसलिंग की जा सकती है। ये चीज़ ट्रेडिशनल जो मेथड्स है और इंडिया में जो कंडीशन है गाइडेंस काउंसलिंग की, वो आपने बताई। अब मैं जानना चाहूँगा आपका तरीका, आपका करियर गाइडेंस का जो यूनिक तरीका, पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था तो आपने बताया भी था, वो यूनिक तरीका क्या है, उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो तरीका है, जो आप कह रहे थे फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस में कैसे सहायक होते हैं, इसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप जवाब पूरा साइंटिफिक बेस पर ही दें। मैं पूरा साइंटिफिकली बताऊंगा कि आपकी ऑडियंस भी पूरी वैज्ञानिकता इसकी समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपने एक शब्द यूज़ किया था कि ट्रेडिशनल स्थिति क्या है, क्या चीज़ है जिसको आज पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो जागरूक हैं। तो वो एक टेस्ट चलता है जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट कहा जाता है, उसमें क्वेश्चनर भराया जाता है, जो कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी इंडिया के अंदर जो भी एमए करता है साइकोलॉजी में, वो उनकी लिखी हुई बुक पढ़ता है जिसका नाम है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। इवन उनके साथ में उन्होंने एक बुक और लिखी है, जो पुलिस का एग्जाम देते हैं वो एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। जो लोग आईपीएस का एग्जाम भी देते हैं वो एक बुक और पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी। ये सारी बुक्स उन्हीं की लिखी हुई है, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की। अब उनकी एक थ्योरी चलती है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने ही एक चीज़ बनाई जिसको इंडिया के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से जाने जाने लगा। उसमें लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट देखा गया, इसलिए वो इतना ज़्यादा प्रचलन में आया नहीं। तो पेरेंट्स ने कोशिश करी कि क्यों ना हम इस मॉडल से बच्चे की करियर के बारे में पता लगाएं और बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट का पता करें। तो उन्होंने 80 क्वेश्चन बच्चे से भराए। जब बच्चे का मूड बहुत अच्छा था
जब मूड बहुत अच्छा है तब बच्चे से 80 क्वेश्चन भराए तो उसने इट गोज विदाउट सेइंग कि आंसर बहुत अच्छे दिए, लेकिन वही 4 दिन बाद उस बच्चे का मूड खराब था तब उससे भराए गए तो उसके आंसर में डिफरेंस आ गया। तो जो पहले उसकी स्थिति थी कि ये रिपोर्ट को देख के कि इसका यार ये करियर बेस्ट है, अब 4 दिन बाद उसका मूड खराब है, उसे क्वेश्चन भराए तो रिपोर्ट तो चेंज हो गई। तो ये पूरी रिपोर्ट उसकी मनस्थिति पर डिपेंड हो गई। वैलिडिटी नहीं थी। अब वो मनस्थिति पर डिपेंड होने पर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सीबीएसई ने इस टेस्ट को बैन कर दिया था। तो बोला कि ये ना काम की चीज़ नहीं है क्योंकि ये बार बार रिपोर्ट चेंज होती है। फिर उसके बाद में कोई चीज़ आई नहीं, पेरेंट्स का विश्वास नहीं हुआ या कुछ, वही वापस चल पड़ा एक दूसरे को देख के लेना सब्जेक्ट चलना। लेकिन अब चूंकि हमारे पास क्या तरीका है और ये साइंटिफिकली कैसे काम कर सकता है, इसके क्या पैरामीटर है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में बताता हूँ। तो दिसंबर 2012 से हम लोग एक टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है DMIT टेस्ट। DMIT इसका फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। अब इसके सारे शब्दों के अर्थ में बता देता हूं ताकि व्यूअर को हर चीज क्लियर हो जाए। तो इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है डर्मेटोग्राफिक्स। अब ये डर्मेटोग्राफिक्स वर्ड भी 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है क्योंकि पूरा वर्ड ही ग्रीक लैंग्वेज का है। तो इसमें डर्मा एक वर्ड है और ग्राफिक्स एक वर्ड है। डर्मा का मतलब जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, वैसे डर्मा का इंग्लिश में बात करें तो स्किन, और ग्राफिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है प्रिंट। तो स्किन के प्रिंट से जो भी टेस्ट किया जाता है उसे डर्मेटोग्राफिक बोलते हैं। लेकिन ये शब्द भी बना है डेक्टाइलोग्राफी से, जो MBBS सेकेंड ईयर में जो भी लोग स्किन का चैप्टर पढ़ते हैं वहां पढ़ाया जाता है। स्किन की 4-5 स्टेजेज होती है, उनमें डेक्टाइलोग्राफी में पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे बाल हैं सर पे, इस स्कल के नीचे भी यही फिंगरप्रिंट बने हुए हैं सर। ये फिंगरप्रिंट जो है ये हमारे यहाँ नीचे भी बने हुए हैं, ये डेक्टाइलोग्राफी की साइंस है। वहां से ये थोड़ा रिफाइन होता हुआ डर्मेटोग्राफिक बन गया। अब डर्मेटोग्राफिक तो हो गया, लेकिन स्किन के टेस्ट से जो टेस्ट होगा उसे डर्मेटोग्राफिक। आगे वर्ड है मल्टीपल, यानी बहुत सारा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, और टेस्ट यानी परीक्षण। तो स्किन के टेस्ट से बहुत सारी बुद्धि का परीक्षण करना DMIT कहलाता है। अब मैंने एक वर्ड इसमें यूज किया मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसका भी मैंने हाल ही में जिक्र किया था। ये हार्वर्ड गार्डनर की बनाई हुई थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हम किसी भी फिंगरप्रिंट से बच्चों के हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को जांच सकते हैं कि बच्चा जन्मजात माँ के पेट से क्या क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है। तो ये तो चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है और ऑडियंस के मन में आ सकता है कि फिंगरप्रिंट से लोगों के सबसे पहले यही आता है, ऐसा थोड़ी होता है फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन है, ऐसे आता है दिमाग में पहला क्वेश्चन यही। तो इसी को मैं साइंटिफिकली क्लियर करूंगा और मैं यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एक बात कह सकता हूँ, जो शब्द मैं अभी आगे बोलूंगा ये आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम 12 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं। तो हमारे पास तो तरह तरह के दिमाग आए हैं, तरह तरह के लोग आए हैं, सबसे हमारे बातचीत हुई है। तो जब बच्चा माँ के पेट में 13 से 21 वीक का होता है तो उसका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है अंदर, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स और ये फिंगरप्रिंट, ये फिंगर जिसे हम रिजेस बोलते हैं, ये फिंगरप्रिंट और सेरिब्रम कॉर्टेक्स दोनों पैरेलल एक साथ डिजाइन होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है। लेकिन मेरे कहने से मत मानिए, एक डॉक्टर हुए जिनका नाम है डॉक्टर हारोल्ड कमिंस, जिसको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि हारोल्ड कमिंस ने फिंगरप्रिंट और सेरिब्रम कॉर्टेक्स का एक साथ पैरेलल डेवलपमेंट होने की थ्योरी को बताया, बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया, जिसके कारण उसका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। उस व्यक्ति ने चीज के बारे में बताया, तब से ये चीज चल रही है। लेकिन नाम मैंने बताया साइंटिस्ट का डॉक्टर हारोल्ड कमिंस। तो हारोल्ड कमिंस के पीछे वाला जो नाम है कमिंस, इसी आधार पे चल रहा है। कमिंस मेथोडोलॉजी बुक पढ़ाई जाती है MBBS के अंदर। तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन है, ब्रेन लोग कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते हैं। तो ये तो है साइंस के फिंगरप्रिंट से हम ब्रेन का कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक आई ओपनिंग, जो आप लाइफ में पहली बार सुनेंगे, ऐसी चीज़ भी मेरे मुँह से निकलने वाली है। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, जो दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं, उनके फिंगरप्रिंट नहीं होते, सपाट मामला होता है। तो उनके आधार कार्ड भी नहीं होते। जो आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं उन्हीं के फिंगरप्रिंट मिलेंगे आपको, क्योंकि सेरिब्रम कॉर्टेक्स और फिंगरप्रिंट का पैरेलल डेवलपमेंट ही सामान्य बच्चे को पैदा करता है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं है तो असामान्य बच्चा होगा। इसलिए 5th मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट एक टेस्ट करते हैं जिसको बोला जाता है डबल मार्क का ब्लड टेस्ट, जिसमें बच्चे का भी लेते हैं, मदर का भी आता है, और वो देखते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम रिस्क की ओर तो नहीं है, वो यही देखा जाता है। तो उसके बच्चे के फिंगरप्रिंट डेवलप है या नहीं है, या हो चुका, अगर हो गया है तो ठीक है। अगर बच्चा डेवलप्ड नहीं हुआ अंदर, तो उस मदर को ये कहा जाता है भाई आप अपनी सफाई करा लीजिए, DNC करा लो। पेट में बच्चे को रखने का कोई साइंस नहीं, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसको दिमागी रूप से सही कर दे। तो यहाँ पे नो फिंगरप्रिंट नो ब्रेन, वो वाला सीन चलता है। तो फिंगरप्रिंट इतना ज़्यादा महत्व वाली चीज़ है, और ईश्वर ने एक ज़बरदस्त क्वालिटी दे रखी है। मेरे दुनिया में करोड़ों लोगों में मैच नहीं होंगे, आपके किसी से मैच नहीं होंगे, तो एक यूनिक आइडेंटिटी है। लेकिन उन बच्चों के जो मेंटली डिस्टर्ब हैं,
अब आपके मन में आएगा कि यार मेंटली डिस्टर्ब का टेस्ट हो सकता है क्या, फिर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं है। लेकिन एक ऐसे तरीका भी है कि जिन बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं है उनके इस अंगुली के नीचे एक एंगल बना हुआ होता है जिसको 80D एंगल बोलते हैं, एक्सिस ट्राई रेडियस एंगल, और एक इस अंगुली के नीचे होता है एक यहाँ पे। अगर इस हाथ का एंगल और इस हाथ के एंगल, जब हम कोण बनाया करते थे एग्जाम के अंदर, तो वो दोनों हाथों का मेजर करके अगर एवरेज निकालते हैं, अगर वो एवरेज 55 से नीचे आता है तो उस बच्चे को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कुछ ठीक किया जा सकता है, और अगर उसके 55 से भी ऊपर आ रहा है तो फिर ईश्वर से प्रे की जा सकती है, बाकी अपने बस का नहीं रहता है। तो मैं इस जो साइंटिफिक ये चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर कुछ और साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं जिनकी मदद से, सहयोग से टेस्ट आगे बना है बढ़िया। तो मैंने हार्वर्ड गार्डनर का बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस का। अब ये टेस्ट होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि फिंगरप्रिंट लेते हैं बच्चों के एक अंगुली के 3, हाथ में टोटल होती है 10 उंगलियां, तो 30 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। इनके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनती है लगभग 50 पेज की। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ आता है कि इन बच्चों का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों के लेफ्ट वाले ब्रेन डोमिनेटिंग है वही बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या करियर बनाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए, तर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी का राइट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है तो हो सकता है वो लोग पढ़ाई में स्लो रहें लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर मिलेंगे आपको। लेकिन अब दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च है। ये भी इंटरनेट पे देखा जा सकता है। जिनका एक्टिवेटेड है वो ये काम करेंगे और जिनका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड है वो ये काम करेंगे। दोनों के बीच में भी तो कोई एवरेज ब्रेन हो सकता है जी, कि पूरी तरह से लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेटेड नहीं है या पूरी तरह से राइट ब्रेन भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो लोग क्या काम करते हैं? दोनों के नहीं, हमने देखा है रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट में फिगर लिखा हुआ आता है मैथमेटिकल कि लेफ्ट वाला भी 50 है, राइट वाला भी 50 है। अगर दोनों बैलेंस स्थिति में है, यानी कि वो दोनों ब्रेन की जो फैक्ट्री है इसके बराबर उपयोग ले रहा है, और वो लोग ही बनते हैं सर बड़े अधिकारी, वही बनते हैं IAS ऑफिसर, वही मजिस्ट्रेट, वही IITian, दोनों बैलेंस स्थिति में है। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, दोनों ब्रेन के बीच में 7% का फर्क अगर है तो फिर एक ही ब्रेन की फैक्ट्री का उपयोग ज्यादा हो रहा है। जैसे 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, हमारे जो लेफ्ट वाला हैंड है इससे राइट वाले ब्रेन कनेक्टेड होता है और इस वाले से ये वाला ब्रेन कनेक्टेड है। अब हेमिस्फीयर, अब होता ये है कि इंडिया के अंदर जनरली क्या लगभग 80% 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो हम राइट से काम कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन यूज हो रहा है और यही वाला ब्रेन लगाए जा रहे हैं। इंडिया में लॉजिकल ब्रेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ये लॉजिक लगाने वाला चल रहा है। राइट वाले को एक्टिवेट बाय बर्थ ही ईश्वर देकर भेजता है, तो ये वाला अगर एक्टिवेट करना सीख जाए तो इस डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड होता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब दोनों हाथ से काम करने वाले। तो जैसे सचिन तेंदुलकर दोनों हाथों से लिख लेते हैं, आमिर खान दोनों हाथों से लिख लेते हैं, बोमन ईरानी दोनों हाथों से लिख लेते हैं, तो फिल्मों में भी दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन के लेफ्ट राइट हैंड से तो खेलते थे और लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। अब दोनों ही एक्टिवेटेड है। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन की लेफ्ट हैंड डिलीवरी बहुत पॉपुलर है। इंजुमामुख उल्लक जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है वो भी दोनों हाथ से लिखते हैं। रिकी पॉन्टिंग दोनों हाथों से काम कर लेते हैं। तो इनकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प है कि इनको ये तक याद है, सचिन तेंदुलकर को अगर आप इंडिया टुडे मैगजीन में मैंने पढ़ा, इनको इतना तक याद है कि 16 साल की एज में जब खेलने आए थे तब से लगा के आज तक में किस बॉल पर कौन खड़ा था, किस फील्डर ने बॉल कैच करी थी, मैंने कितने रन, कितना ओवर चल रहा था, एक एक चीज याद। तो इन लोगों ने प्रैक्टिस करी है दोनों हाथों को यूज करने की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अपने पास में अब लोगों को जानकारी नहीं है तो हम अवेयर करते हैं कि भाई हम जो एक्सरसाइज कराते हैं इसे 40 एक्सरसाइज, जिससे अगर व्यक्ति दोनों एक्सरसाइज करे तो एक टाइम में ब्रेन हमारा कई सारी चीज़ों में एंगेज होता है। तो अब वो क्या होता है कि ये वाला हाथ हमारा काम में नहीं आ रहा, राइट हैंड, तो ये अगर हम लोग लेफ्ट वाले हाथ को काम में नहीं ले रहे तो राइट वाला एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इसके न्यूरॉन्स एक्टिवेशन में नहीं है, बैठे हैं चुपचाप। और इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आप, हमारी जितनी ऑडियंस है, अगर आप घर का लॉक लगाते हैं और आप राइट हैंड से लगाते हैं तो आपकी आदत में आ गया है राइट हैंड से लगाना। आप किसी भी फ्लैट में रहते हैं, लॉक लगाया, गाड़ी में आके बैठे, वाइफ ने पूछा अरे तुमने ताला लगा दिया था क्या, अरे यार याद नहीं आ रहा, लगाया था कि नहीं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है क्योंकि आप में आदत में आ गया। और यहीं अगर एक हल्की सी टेक्निक, अगर मैं आपको राय दूं कि यार आप उल्टे हाथ से ताला लगाया करो, तो जैसे ही आप उल्टे हाथ से लगाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी आदत में नहीं है काम। जैसे ही आपने इस हाथ से प्रयास किया, इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया अरे आज इतने दिनों बाद कोई काम आया है, चलो इसे रजिस्टर कर लेते हैं, तो उस काम को रजिस्टर कर लेता है। और फिर आपकी वाइफ अगर 10 दिन बाद भी पूछेगी क्या उस दिन तुमने ताला लगाया था क्या, बोले लगाया था भाई, बहुत ताकत लगानी पड़ी थी। तो इधर वाली चीज, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि राइट वाले ब्रेन में जबरदस्त पावर है। इस राइट वाले ब्रेन की पूरी बॉडी का 90% पावर होल्ड करके रखता है और इसी को हम यूज नहीं करते हैं। इसे सेकंड गॉड कहा जाता है,
इसी को अवचेतन मन कहते हैं, इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो इस वाले ब्रेन को यूज़ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड का प्रयास करने पड़ेंगे। अगर ये हम करेंगे तो कमाल होगा। अभी आगे पॉडकास्ट जैसे जैसे बढ़ेगा मैं कुछ एक्सरसाइज करके बताऊंगा, अगर हमारे दर्शक करेंगे तो उन्हें आइडिया लगेगा कि उनके ब्रेन बैलेंस है या नहीं है। चलिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपके सामने देता हूँ कि कोई बच्चा आपके पास आया पेरेंट्स के साथ, आप सबसे पहले क्या करेंगे और उन स्टेप्स को कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि उसका पूरा जो आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं जी, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या होंगे? देखिए सबसे पहले अगर कोई पेरेंट अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि मेरे बच्चे का टेस्ट कर दीजिए, तो उसका सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट भरने में मतलब एक एक माइन्यूट से माइन्यूट स्टेप बता देता हूँ। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चे की डिटेल भरी जाती है, बच्चे का नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्कूल, और फिर बच्चे के फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। तो एक अंगुली के हम 3 एंगल से फिंगरप्रिंट लेते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, 3 तरह से ले लिया, 10 फिंगरप्रिंट आ गए, कैप्चर हो गया। 3 दिन बाद उनको हम एक रिपोर्ट देते हैं जो 50 पेज की होती है, उसकी हम काउंसलिंग करते हैं। ये काउंसलिंग ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करना भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। अब हम काउंसलिंग करते हैं पेरेंट की कि आपके बच्चे के साथ ये चीज़ें होती है, ये वीकनेसेस हैं, इन्हें दूर करने के लिए ये उपाय हैं, ये रेमेडीज़ हैं। अब हमने चीज़ें बता दी, काउंसलिंग कर दी। काउंसलिंग करने के बाद उस रिपोर्ट में जो जो बातें आई है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो रात दिन का अंतर बच्चे की पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा पेरेंट को। और होता कितना है, 21 दिन की रेमेडीज़ देते हैं। 21 दिन की रेमेडीज़ में बच्चों में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसमें पेरेंट्स को लगे कि यार हम तो पहले से जानते हैं कि हमारा बच्चे की ये वीकनेस है और आपने भी रिपोर्ट से हमें वीकनेस बता दी, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई और वो तो हो ही रही है, पेरेंट जान ही रहा है, रिपोर्ट तो साइंटिफिक है ही। अब उन्हें रेमेडीज जब हम देते हैं तो वो 21 दिन बाद में ये चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। तो ये हम 2012 दिसंबर से आज तक ये देखते आ रहे हैं, चेंजेस बच्चों में ज़बरदस्त आते हैं। तो इस टाइप तो पूरा ये फिंगर रेमेडीज क्या होती हैं वो आप क्या रेमेडीज बताता हूँ। देखो रेमेडीज के लिए क्या होता है, कुछ ऐसी रेमेडीज है जो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए ही होती है, कुछ ऐसी है जो 15 से लगा के 21 साल तक के लिए है, और 21 साल से भी ऊपर किसी को करना है तो भी कई चीज़ें होती है। लेकिन हम कराते सारी रेमेडीज़ हैं, एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, ये होती है। लेकिन जैसे जिम जाता है आदमी बॉडी बनाने के लिए, तो कई बार डंबल्स उठाएगा तब उसके बाइसेप्स बनने लगेंगे। लेकिन इस ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए, कोई ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्सरसाइज कराने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है। तो अगर हम ब्रेन की एक्सरसाइज करें, ब्रेन का जिम करें तो कमाल हो सकता है। तो ऐसे 40 तरह की एक्सरसाइज है जो हम बच्चों को कराते हैं, और 40 तरह के ब्रेन जिम है जो एक्सरसाइज कराते हैं। फिर आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा, ब्रेन का म्यूजिक, और कुछ क्रिएटिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं, मैथमेटिकल कुछ क्लास के अंदर एक्सरसाइज होती है। उसके बाद उन्हें एक म्यूजिक सुनाया जाता है जो कि 33 मिनट का बाइनरल बीट अल्फा बैकग्राउंड एक म्यूजिक होता है, अल्फा म्यूजिक, जो लगभग 45 फ्रिक्वेंसी का एक म्यूजिक होता है। उस समय क्या होता है कि जब 45 हर्ट्ज का म्यूजिक होता है, तो जब बच्चे को जब हम इतनी सारी एक्सरसाइज करा देते हैं तो लगभग 3.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम सब होता है। ये होने के बाद बच्चे थक जाते हैं, तब उन बच्चों को लेटाया जाता है, तो बच्चे सोते हैं। उस समय वो म्यूजिक प्ले करते हैं, तो बच्चा तो थका हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो थका हुआ है, उस समय म्यूजिक चला, तो जैसे ही बच्चा नींद में जाता है वो म्यूजिक उसके सबकॉन्शियस माइंड से कोरिलेट करता रहता है, तो जो वीकनेसेस है उन्हें दूर करता है। लेकिन यहाँ पे कमाल की चीज़ होती है, जो आपने पूछा था, दोनों ब्रेन के बीच में भी कोई ब्रेन होता है, तो वो एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। अब इस पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हम अगर कर दें तो दोनों ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं। अब पीनियल ग्लैंड जो है वो अपने आप में आगे महत्व है, जिसका मैं अभी आगे बताऊंगा। तो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेशन करने के लिए क्लास कराई जाती है, और अगर इसको एक्टिवेशन कर दिया जाए तो बच्चे की सारी वीकनेसेस दूर हो जाती है। और ये हम आज तक देखते आ रहे हैं, और ये हम अपन क्या, ये बहुत पुराने टाइम से संत महात्मा करते आ रहे हैं, साधु सन्यासी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये करने में 12-12 साल लगते हैं, तब जाके उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, जिसमें उन्हें ये सब मोबाइल और दुनिया की चीज़ों से, माया की चीज़ों से सब दूर रहना पड़ता है। तली चीज़ें, मिर्चियाँ कुछ नहीं खाएंगे, जंगलों में जाके करते हैं ये तपस्या, उसके बाद में एक्टिवेशन होता है। लेकिन अब जापान के अंदर ऐसी नई नई चीज़ें डेवलप हो गई, ऐसे म्यूजिक डेवलप हो गए जो इंडिया से ही गए हैं, इंडिया की चीज़ है, लेकिन ऐसी कैमोफ्लेजिंग हुई, योग होके बाहर जाके योगा बन के आ गया, योग तो योग था, तो बाहर जाके चमक दमक के साथ आ गया। वैसे ही यहाँ की चीज़ें बाहर चली गई, और वहाँ से चमक दमक होके जापान से ये एक ऐसे म्यूजिक तैयार होके आ गए जिन्हें अगर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे सुना जाए तो बच्चों के पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। तो भारत से चीज़ें, मतलब भारत ज्ञान का केंद्र था और वहाँ से चीज़ें गई बाहर। पतंजलि का जो योग सूत्र है वो बताता है हमें प्राणायाम योग के बारे में, और इस प्राणायाम की जो टेक्निक्स है इनको यूज़ करके जो बहुत सारे संत थे बहुत उच्च स्थिति पर पहुँच गए। तो अब ये जो म्यूज़िक थेरेपी या फिंगरप्रिंट्स के बारे में अभी हम आपने कहा कि हम फिंगरप्रिंट्स को देखते हैं,
तो इसका एक स्टैंडर्ड डेटा क्या है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स मान लीजिए लिए, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट आपने लिए, तो उन प्रिंट्स की मैचिंग आप कौन से स्टैंडर्ड फिंगरप्रिंट्स के साथ करते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं जानकारी देता हूँ, दुनिया में बहुत तरह के फिंगरप्रिंट हैं। नाम देखा जाए तो फिंगरप्रिंट दुनिया में 21 तरह के पैटर्न आते हैं। पैटर्न, यस, 21 तरह के फिंगरप्रिंट पैटर्न है दुनिया में। पैटर्न्स के बारे में ही मैं जानना अब चाहता हूँ। हाँ, ये 21 तरह के फिंगरप्रिंट पैटर्न्स आते हैं और यही घूम घूम के लोगों के अंगुलियों में आएंगे। तो सबके परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है और दुनिया भर के हैं, लाखों हैं। तो इतने सारे लाखों फिंगरप्रिंट का डेटा एक सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। उसके बाद जैसे ही हमने आपके फिंगरप्रिंट लेके सॉफ्टवेयर में डाले, वो सॉफ्टवेयर तुरंत एनालिसिस करता है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन का फिंगरप्रिंट आया तो ये इंसान इस तरीके का होगा। तो उस मॉडल को ट्रेंड किया हुआ है, तो वो उसके पीछे एआई एल्गोरिदम वर्क करता है। तो एक सर्वर 10 है अमेरिका का, उसकी वैल्यूज से ही ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो मलेशिया के अंदर बना था सबसे पहले, उसके बाद इंडिया में आया। तो हम लोगों ने उसके अंदर और मॉडिफिकेशन करके उसे एडवांस बना दिया। तो उसके अंदर जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट डालेंगे, वो वैसे उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट बताया था और वो एग्जैक्ट आती है। वो सॉफ्टवेयर ये नहीं जानता कि आप कौन है, आपका नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, लेकिन आपने फिंगरप्रिंट दे दिया तो चमत्कारिक चीज़ बता देगा कि यार ये कमाल की चीज़ हो गई। मैं यहाँ पर एक इस पॉडकास्ट के जरिए अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा हूँ कि यार ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं किसी की रिपोर्ट तो बना नहीं सकता क्योंकि चार्जेबल होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर किसी आपके दर्शकों को अगर ये चाहिए कि यार हमारे को विश्वास हो जाए, ऐसा कोई डेमो दिखा दो, तो डेमो के लिए कमाल की चीज़ है कि अगर आप अपने इस पॉडकास्ट के नीचे आपके व्हाट्सअप नंबर दें, तो आप लोग अपने लेफ्ट हैंड का सिर्फ लेफ्ट हैंड के थंब की फोटो अगर क्लिक करके उस व्हाट्सएप पे भेज दें, तो मैं तुरंत आप दुनिया में कहीं बैठे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट पैटर्न जो बना हुआ है उसको देख के ऐसी 15 से 20 बातें बोलूंगा ऑडियो में तुरंत। ये नहीं मेरे को 10 घंटे लगेंगे बताने में, उसी को बताएंगे तुरंत, जिसे देख के ये सरप्राइज हो जाएंगे ऑडियंस की ये बातें तो मैं जानता हूँ, ये मेरे घर वाले इस इंसान ने कैसे बता दी जो मुझे जानता तक नहीं है। इतनी कमाल, और एक भी चीज़ एक्यूरेट, मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि नहीं है, सारी चीज़ डेफिनेटली एकदम सही जाती है। और ये हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं, कई जगहों पे डेमो दिखाने के लिए। तो मैं सबको कहता हूँ व्हाट्सएप पर कि आप भेज दो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर सिर्फ लेफ्ट थंब भेजोगे तो मैं बताऊंगा आप आउटर पर्सनैलिटी के कैसे इंसान हो। अगर आपने मेरे को राइट हैंड भेजा तो मैं बताऊंगा आप अंदर से किस तरीके के हो। दोनों फिंगरप्रिंट मेरे पास आए तो मैं एग्जैक्ट उसकी पर्सनैलिटीज बता सकता हूँ सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। वो आदमी किस तरह का है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बताई जा सकती है। लेकिन वो बहुत चीज़ें जाननी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इसकी कैसी है, लर्निंग पैटर्न कैसा है, इसका IQ लेवल, उसके लिए रिपोर्ट चाहिए रहती है। तो ये एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर विलियम M. मार्सन। इस व्यक्ति की बनाई हुई थ्योरी है कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड के थंब से उसकी पर्सनैलिटी पता लगा सकते हो। अब DMIT है एक बेसिक टेस्ट जो कि 12 साल पुराना है, तो उसमें 4 ही तरह की पर्सनैलिटी आती है। लेकिन अगर रिज एनालिसिस की बात करें, जो भी इसका एडवांस वर्जन आ गया है, उसमें 9 तरह की पर्सनैलिटी आती है। तो वो और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। आप कहें तो मैं कंटिन्यू करूँ, आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए पर्सनैलिटी में क्या होता है, एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि मान लीजिए किसी के लेफ्ट हैंड के अंदर थंब पर एक S तरह का फिंगरप्रिंट बना हुआ है, या लूप नाम का फिंगरप्रिंट होता है, कुछ स्पाइरल टाइप के होते हैं, वर्ल होते हैं, कुछ पिकॉक जैसे होते हैं, आर्च बने हुए होते हैं, कई तरह के आते हैं, 21 तरह के पैटर्न है। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के यहाँ पर बना हुआ है लूप नाम का फिंगरप्रिंट और मुझे दिखा, तो देखते हैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में अगर लूप आया तो व्यक्ति किस तरीके का होगा। वो बहुत मिलनसार व्यक्ति, अपने हाल में मस्त रहने वाला, रिलेशनशिप को महत्व देता है, पैसे से ज़्यादा खुश मिजाज होता है, हर किसी से उसकी दोस्ती हो जाती है, रिलेशनशिप को महत्व देगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, आमना सामना की स्थिति नहीं होने देगा, उसकी ट्यूनिंग सबसे निभ जाती है, इमोशनल आदमी होता है, बहुत म्यूजिक सुनने वाला आदमी होता है, म्यूजिक सुनेगा, सहृदय आदमी है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, सबसे उसकी दोस्ती अच्छी होती है, और वो एकदम मतलब पेशेंस वाला आदमी है, टीम प्लेयर है, सबके साथ मिलकर काम कर सकता है। तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई जिनके लूप आता है, और जैसे ही मैं किसी का लूप आएगा तो मैं तुरंत बता दूंगा कि देखो लूप आया तो उसकी। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो लूप वाला, वो ऐसा ही मिलने वाला है, कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पे ईगल टाइप का आ गया, यानी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सैल, अपने हाल में मस्त रहेगा, ये लड़ाई झगड़ों के लिए रेडी रहता है, डोमिनेटिंग टाइप का है, अगले की बात को काटेगा, दबाएगा, जन्मजात ये लीडरशिप लेकर पैदा होता है, इसका विजन बहुत गजब होता है। इसको कभी कहना नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ का ये गोल है, ये करो, ये पहले से गोल इनके सेट होते हैं, जो घर वालों के भी नहीं सुनते हैं, जो मैंने सेट कर लिया वही करूंगा, तो उसी में लगे रहते हैं। तो इनका लेकिन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं। लेकिन कुछ मायनों में ये चीज़ भी सही है, अगर पढ़ाई को लेकर भाग रहे हैं, स्टबन है तो बहुत अच्छी बात है, गलत चीज़ के लिए जिद है तो फिर गलत हो गया। तो ये स्टबन वाली चीज़ और जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, इनकी डोमिनेटिंग लोगों से निभती नहीं है।
अब इन लोगों की इनके आपस में निपटी नहीं है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं, वैसे दो लीडर एक साथ में रहने बड़े मुश्किल है। तो इनके साथ में क्या है, इनके साथ एक ही इंसान निभा सकता है, वो है डव पर्सनैलिटी वाला। वो डव वाला व्यक्ति रिप्लाई नहीं करता है, डोमिनेटिंग में डांटा, गुस्सा किया तो ये डव वाली पर्सनैलिटी वाला, लूप पर्सनैलिटी जिनकी आती है, वो चुप रह जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उनकी ट्यूनिंग निपटी रहती है। जैसा मैं आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात में इस टेस्ट के बेसिस पे शादियां होती है आजकल। देखना, हर किसी को डो पर्सनैलिटी की लड़की चाहिए, बहू बनाएंगे तो डो पर्सनैलिटी वाली, क्योंकि वो घर में सबसे निभा लेगी, माँ बाप से, देवर से, जीजा से, सबसे निभा लेगी। लेकिन अगर डोमिनेटिंग वाइफ आ गई तो आपको लड़ाई झगड़ा करते ही मिलेगी। तो ये वाला तो समस्या रहती है। तो उस चीज़ को वहाँ पर लोग इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने लग गए, अब ये चीज़ चल पड़ी। लोग इसको ज्योतिष से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ज्योतिष से इसलिए कनेक्ट नहीं होती कि ज्योतिष में हम लोग ये लाइनें लेते हैं और ये लाइन के साथ में वहाँ पे भाग्य बता रहे हैं, चांद सितारे ग्रह नक्षत्र इनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये साइंटिफिक है या नहीं, इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट वाला पार्ट है, ये MBBS में पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे IPS लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो एक नागालैंड मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर है जिनका नाम है डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी। उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक इस DMIT कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छा बोला है और वो इंग्लिश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी ये बात बता रहे हैं। उनके साथ में एक अमेरिका की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठी है और वो ये बात बता रहे हैं कि अगर मेरे ज़माने में ये टेस्ट हुआ होता तो शायद मैं वाइस चांसलर की जगह कुछ और हुआ होता, कुछ और होता, लेकिन अब जैसी डेस्टिनी थी वैसे हम हो गए। तो बता रहे हैं, अगर आप देखें तो अयोध्या मेडिकल कॉलेज के आंखों के डॉक्टर हैं ओंकार सिंह यादव। वो व्यक्ति फिंगरप्रिंट तो बाद में, पहले तो वो यहाँ से चालू रहे फिंगरप्रिंट बने कैसे हैं और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ फिंगरप्रिंट है। तो वाइस सर्जन है वो उसके ऊपर बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बोल रहे हैं। बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है दुर्ग मेडिकल कॉलेज की, जो वहाँ की इंचार्ज है डॉक्टर M साई रोशनी, वो बहुत बढ़िया डिटेल में बता रही है फिंगरप्रिंट और साथ में पीनियल ग्लैंड का, दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन है, कैसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत सारे एक लखनऊ के किडनी स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो लगभग हमने देखा है लगभग 200 डॉक्टर्स यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे जो इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो चुका है। बात की जाए अगर जम्मू की, तो जम्मू की गवर्नमेंट इसे करा रही है 2018 से। कि ये टेक्नोलॉजी एक बड़े लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, पेरेंट्स आपसे बिल भी रहे हैं जी। अब बात करते हैं धरातल की एकदम जी। कि हमारे जो स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो हमारे आसपास ही हैं सारे, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ट्रेडिशनल तरीके से करियर गाइडेंस काउंसलिंग, अब एक हमारे यहाँ ट्रेंड शुरू हो गया कि एक पोर्टल बना दिया गया, उस पर अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स की जानकारी, करियर की जानकारी। तो क्या आपने ये प्रयास किया कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से या स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके, या हमारी जो बड़ी एजेंसी है जैसे CBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में एक इफेक्टिव तरीके से लाया जाए? हमने प्रयास, मैं कहूँगा कि हमने प्रयास किए हैं केवल प्राइवेट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल्स में भी, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में भी हम गए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। प्राइवेट स्कूल हमने अभी अब तक कर लिए लगभग 652 स्कूल्स में हम लोग कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ नागालैंड, मेघालय और केरल में हमारी प्रेजेंस नहीं है, बाकी इंडिया के ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के स्कूल्स हम लोगों ने नहीं की हो। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई गवर्नमेंट के साथ में कुछ होया कभी, तो गवर्नमेंट के साथ हमने प्रयास किए नहीं, और प्रयास करने का सोचा तो हमें लगा कि वहाँ पर घुसने के लिए कई तरह के वहाँ के ऑफिशियल के कुछ ऐसे हिरार्की बनी हुई है कि कहाँ से अप्रूवल लाना है, कैसे लाना है। फिर वहाँ मतलब हमने उधर प्रयास किए नहीं है। अगर नटशेल देखा जाए तो हमारा ज़्यादा प्रयास रहा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। और एक्चुअली होता भी है कि अगर कॉमर्शियल देखा जाए तो जहाँ जितना जल्दी रिजल्ट मिल रहा है तो आदमी उधर चल पड़ता है, तो उधर चल पड़े। तो हमने गवर्नमेंट में जाने का प्रयास कभी किया नहीं, पर हम चाहते ज़रूर हैं कि क्योंकि ये हमारी बखौती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, गाँव की लड़कियाँ हैं, टैलेंटेड हैं, उनको कैसे गाइड किया जाए, तो इस संबंध में कुछ बात आप? नहीं, हम तो प्रयासरत हैं कि अगर सरकारी स्कूलों में किया जाए तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अगर सरकार की तरफ से मिले कि करियर काउंसलिंग बच्चों की जा सके, तो हम लोग तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, करना चाहेंगे ही। लेकिन जैसा आपने कहा ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमने हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से, जैसे मकराना, छोटी जगह जूसरी, छोटी खाटू, बड़ी खाटू, या नवलगढ़, झुंझुनू, या फिर अगर देखा जाए हिमाचल के अंदर कांगड़ा, पालनपुर, छोटी जगह हमीरपुर, पट्टा, या उधर आसाम में देखा जाए तो एक जगह और है जोराहट, आसाम के नज़दीक में, एक और है डोलपारा, गोलपारा, कई ऐसी जगहें हैं हम लोगों ने किए, ग्रामीण क्षेत्र में जाके प्रयास किए हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है, सरकारी स्कूलों में जब हम प्रिंसिपलों से मुलाकात की तो वो अपने ही उनसे बंधे हुए हैं, अपने ही तो नियमों से। तो उनका कहना है कि आप कहीं से वो अप्रूवल लेके आइए बड़े अधिकारी से। अब जैसे जयपुर की बात करें तो शिक्षा संकुल से लेके आइए, कोई एजुकेशन का सेक्रेटरी उनसे लेके आइए। तो फिर हमने देखा यहाँ तो लंबा प्रोसेस है, तो फिर उधर जाने के बजाय जहाँ सरल वन मैन ओनर टाइप हो स्कूल का जो डिसीजन ले सकता हो, तो हम उधर ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाए, क्योंकि ये कंसेप्ट केवल हमारा एकाधिकार नहीं है, ना हमारी कोई बपौती, इसका तो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। जैसे अब मैथ्स का सब्जेक्ट है, ग्रामीण वाला बच्चा भी पढ़े और इंग्लिश मीडियम का भी पढ़े, वैसे ये टेस्ट है फिंगरप्रिंट वाला, सभी को फ़ायदा होना चाहिए। पर इसके अंदर हम तो खुद चाहेंगे कि कोई साथ में गवर्नमेंट के अंदर घुसा जा सके, उनके साथ कोलाब्रेशन करके किसी भी स्टेट में, जैसे जम्मू में हो रहा है और हिमाचल में मेटाफिजिक्स के नाम से ये प्रोग्राम कराया जाता है। जम्मू में क्या हो रहा है? जम्मू के अंदर एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन ने ये चीज़ लागू करी वहाँ पे 2018 से। एक जगह है किश्तवाड़ और जम्मू, उस पूरे के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सारी स्कूलों के अंदर नोटिफिकेशन दिया गया है कि ये टीम आएगी और ये पेरेंट्स को करियर काउंसलिंग की जागरूकता के लिए सेमिनार करेंगे, तो ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जा सके। उसके बाद पेरेंट की चॉइस है वो करना चाहिए नहीं। लेकिन वहाँ पर फिर भी जो अधिकारी का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि लेटर मेरे पास में है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, क्या नेट पर ही अवेलेबल है नोटिफिकेशन, तो वो क्या है कि उन्होंने प्रयास किया जो 2018 से आज तक चल रहा है सर। और अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल के अंदर भी मेटाफिजिक्स के नाम से 9th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए सब्जेक्ट चालू किया गया था, एक कंसेप्ट जिसमें बच्चे फिंगरप्रिंट दे और करियर काउंसलिंग करे, और ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इसके रिजल्ट्स क्या रहे? और रिजल्ट्स में जैसे आपने करियर काउंसलिंग कर ली 10,000 स्टूडेंट्स की, तो आपके पास जो डेटा है, फिर क्या आपने फॉलो किया कि हमने जो प्रेडिक्शंस करी थी ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, अब वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं इस तरह का आपको एक डेटा जनरेट किया? डेटा भी हम लोगों ने जनरेट किया, और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि डेटा से ही आदमी मोटिवेट होता है, तो डेटा तो हम लोगों ने रखा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे इसके ये हैं कि जो फ़ायदा क्या है, जैसे मैं आपको, मेरे को एक एग्जांपल ध्यान में अभी, क्योंकि कुछ लेटेस्ट ही हमारे को जानकारी में आया था। एक मेघा नाम की लड़की है जो कि किसी स्कूल के अंदर, उसने 9th क्लास के अंदर हमारे से फिंगरप्रिंट टेस्ट कराया था। अब फिंगरप्रिंट कराया उसके, और हमने उस रिपोर्ट के अंदर मैंने ही काउंसलिंग करी थी, तो मैंने कहा था यार आप तो नीट की तैयारी करो, आप मेडिकल में जा सकते हो। उस बच्चे के फादर की डेथ हुई थी, मदर आई नहीं थी, मामा साथ आए थे। मामा वहीं पे बड़े जोरदार हंसे और बोला रहे ये करेगी क्या, इसके 8th क्लास में तो 60% आए, 9th के अंदर ये तुम कह रहे हो तो ठीक है कराएंगे इसको नीट, बाकी लगा नहीं, इसमें तो बच्ची में दम नहीं है, इतना नहीं कर पाएगी। उसके सामने ही बोल दिया। बच्ची के बाद चुप गई। और हम जो एक्सरसाइज के बारे में भी मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया था, जो हम कराते हैं, वो बच्ची ने पूरी क्लासेस करी है, 3 महीने तक हमारे यहाँ क्लास करती रही, और उसने दिमाग में बैठ गया कि सर ने कहा है तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। वो लगी रही। अब लगी रही तो उसका ज़बरदस्त कमाल, हाँ मेघा गलत बता गया, निवेदिता शर्मा नाम है। अब निवेदिता शर्मा का कमाल ये हुआ कि हम तो करके भूल गए, क्योंकि हमने तो कब करी थी। और स्कूल का नाम है KPS उड़ान, विद्याधर नगर की स्कूल है। तो उस स्कूल के अंदर वो बच्ची किसी और जगह से आई थी, और वो स्कूल है सेंट टेरेसा, वहाँ की उधर अपना स्कूल है सेंट टेरेसा, इधर पड़ती है कालवाड़ रोड पर। तो वहाँ की बच्ची थी, उसने करा लिया टेस्ट। अब इतने टाइम बाद उसने मुझे फेसबुक पे ढूंढा और एक मैसेज किया, सर निवेदिता शर्मा पहचाने क्या आप? मैंने कहा नहीं। बोला व्हाट्सअप नंबर दो, तो व्हाट्सअप नंबर दे दिया। तो बोले सर मैं स्टूडेंट थी, मैं और मेघा दोनों बहनें हम आते थे, तो आपके यहाँ क्लास की थी, आपको याद हो? तो मैंने कहा हाँ KPS उड़ान स्कूल में आप आए थे। तो बोला सर मैं कुछ भेज रही हूँ देखो। तो उसने मुझे नीट का रिजल्ट भेजा, तो उसके 720 में से 580 नंबर। मैंने कहा अरे इतने नंबर आए तो आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा। बोला हाँ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज मिल गया। मैंने कहा बताइए यार, हमारे ऑफिस आ जाओ, आपको सम्मानित करते हैं। तो उसे सम्मानित किया हमने, हमारे यूट्यूब पर वीडियो डाला उसका। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देखा। दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, एक उसी दौरान एक पलक शेखावत नाम की बच्ची थी, उसके नंबर में बड़ा वीक नंबर थे, उसके पढ़ाई में आती नहीं थी, पास नहीं हो रही थी, सप्लीमेंट्री आती थी। ये क्लासेस के बाद में चमत्कार, जो बच्ची 40% ला रही है 67% से पास हो रही है। उसका भाई, आप हैरान है, हमारे पास ऐसे केस आते हैं समझ में नहीं आता किस तरीके। बच्चा आया मेरिट में, उस बच्चे का नाम मैं भूल गया, लेकिन उस जो है बच्चा आया मेरिट में, उसकी मदर लेकर आई कि बच्चा मेरिट में आया है, लेकिन ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो हमने कहा अरे मेरिट में आए हुए हो, तुम जितने % लाए हो इसमें तो 3 बच्चे पास हो जाते, तो तुम है ना ये 3 बच्चे पास हो जाए, फिर कैसे कह रहे हो कि तुम्हें है ना नहीं आता या भूल गए तुम? बोला सर है ना मैं कॉन्फिडेंस बहुत लूज है, मेरे को भगवान की कहीं भी तस्वीर दिख जाती है ना, मैं वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ने लगता हूँ, अंदर से वीक महसूस करता हूँ।
तो उसने हमारे टेस्ट वगैरह तो उसको नीड थी नहीं, क्योंकि साइंस में लिया हुआ था, मेरिट में आया हुआ था बच्चा। तो हमने कहा अभी तुम्हारे को कोर्सेज कराएंगे। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिमेडियल कोर्सेज थे वो हमने उस बच्चे को 4 कोर्स हैं जो कराने के बाद में हमारे लिए गौरव की बात है कि वो लेफ्टिनेंट बना हुआ है बच्चा, लेफ्टिनेंट है वहाँ पे आसाम राइफल्स में। तो कमाल की चीज़ हो गई। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे हैं रिजल्ट। अभी लेटेस्ट का बताता हूँ, एक ईया जोशी नाम की बच्ची है, NIT जालंधर में उसका एडमिशन हो गया, और हमने यही चीज़ बताई थी। वो विद्याधर के कैंडलवे के स्कूल है, वहाँ से बच्ची है, तो उसको बच्ची का कमाल हो गया। उसकी जो बहन है पलक जोशी, वो बच्ची स्कूल की डायरेक्टर बन गई और RAS की तैयारी कर रही है। और वो बच्ची कभी ऐसा था नहीं कि कुछ करेगी, लेकिन कोर्सेज से बेनिफिट इतने हैं। और उन बच्चों के मेरे हिसाब से लगभग 300 स्कूलों में उस बच्ची ने हमारे साथ जाके अपने फीडबैक शेयर किए। जयपुर की इतनी सारे स्कूलों में, कहीं जयपुर से बाहर ले गए, पेरेंट्स की परमिशन थी तो लेके गए। तो हमने देखा बच्चे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। इस वजह से 12 साल से अब तक हम टिके हुए हैं, नहीं तो अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम कर भी नहीं पाते, और पेरेंट भी मना करते कि रिजल्ट नहीं है। तो इफेक्टिव चीज़ है सर, ज़बरदस्त। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है, और क्योंकि ये मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकली प्रूवन है। एक बात मेरे दिमाग में अभी आ रही थी कि बात आती है डेस्टिनी की, क्योंकि आपने प्रिडिक्शन कुछ करी है और डेस्टिनी में है कुछ, ऐसे कुछ केसेस आए हैं। अब देखो, मैं आपको जानकारी दूं कि वैसे इंसान चाहे तो सारी चीज़ कर सकता है, लेकिन मैं मेरा एग्जांपल दे दूं। मैं तो कॉलेज में लेक्चरर था, MCOM MBA BCom BCA पढ़ाता था। अब मेरे को नहीं करना था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी मैंने की तो मैं 8 नंबर से फेल हो गया। दोबारा मैंने कहा फिर से करेंगे, और मेरा तो बैकग्राउंड था BBA करने के बाद, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि BBA के बाद ना तो RAS में घुस पा रहा हूँ ना कुछ और, तो चलो कंपनी सेक्रेटरी कर लेते हैं, क्योंकि उसी के पेपर वहाँ पे आ रहे हैं। प्रयास किया तो 8 नंबर से फेल हो गए, और बताने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि वो बीत गया सो बीत गया, वो तो मामला है। दोबारा प्रयास किया तो जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो तो निकल गए। अब दोबारा प्रयास किया तो बच्चे वो रहे नहीं, तो सारे नए बच्चे, और बोरियत फील कि यार मेरे सारे दोस्त चले गए। इस बार दोबारा मेहनत करके प्रयास किया, फिर 13 नंबर से फेल हो गए, दोबारा फेल। हमने सोचा यार कोई प्रयास हो नहीं रहा, करें क्या, और ये टेस्ट वगैरह थे नहीं हमारे पास में कुछ। तो मेरे को पता चला ICW के अंदर एक कोर्स होता था CAT नाम से, चार्टेड अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स। मैंने कहा ये कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने कहा यार ये कर लिया जाए, छोटा कोर्स है, जल्दी हो जाएगा और कहीं अकाउंटेंट बन जाएंगे। गवर्नमेंट में तो आताना नहीं है, ये कर लेते हैं। तो हमने प्राइवेट में करने के लिए प्रयास किया, उसमें भी फेल हो गए। मैंने कहा अरे तो अपने, अरे सिर्फ एक बुक थी जनरल कॉमर्शियल लॉ, सिर्फ मेरे उसमें नंबर अच्छे आए, बाकी सब फेल। मैंने कहा अरे तो अपन पास ही नहीं होते कहीं यार, पढ़ाई के लिए बने ही नहीं लगते हैं, तो कुछ और कर लिया जाए। तो मैंने MCOM कर ली, MBA कर ली है, और एक कॉलेज के अंदर लेक्चरशिप चालू कर दी, पढ़ाना MCOM MBA BCom BCA को, अकाउंट्स पढ़ाने का काम। लेकिन वो कॉलेज घर से बहुत दूर पड़ रहा था, तो फिर डाइवर्ट हो गए। मैंने कहा अरे यार कुछ ऐसा है कि जब पढ़ाना ही है तो खुद का कोचिंग सेंटर ओपन कर लें। तो प्राज्ञ ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया, 42 बच्चे हो गए। फादर हमारे गवर्नमेंट में अधिकारी रहे, तो उन्होंने कहा मैं भी पढ़ा दूंगा। मदर हमारी गवर्नमेंट में पहले नौकरी छोड़ दी नहीं, डिप्टी डायरेक्टर होती, वो हिंदी की लेक्चरर थी, संस्कृत की, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए हिंदी पढ़ा दूंगी, तो उसमें लग गए। ये करते करते सर हमारे तो समझ में नहीं आया कि अरे कर क्या रहे हैं अपन, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, समझ में अब डेस्टिनी कहाँ ले जाना चाह रही है कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने देखा, फिर हम दिल्ली के अंदर किसी प्रोग्राम में थे, वहाँ हमारे संपर्क में एक लेडी आई नीदरलैंड की। उसने बोला यार तुम अपने फिंगरप्रिंट कराओगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा तुम एक्चुअल में जन्मजात प्रतिभा लेकर क्या पैदा हुए हो। उस फील्ड में जाओ तो तुम प्रयास ज़्यादा कर सकते हो। नहीं तो मैं तो ये किस्मत के भरोसे चल रहा था, कभी लेक्चरर, कभी ICW है, कभी कुछ वो कराया, तो मैं उस दिशा में लग गया कि मेरे को रिपोर्ट के अंदर आया कि मैं करियर काउंसलिंग फील्ड में जाऊं या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, लेकिन मेरे को करियर काउंसलिंग बेस्ट लगा, अपन इसमें लग गए। तो 12 साल से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक बहुत कमाल की बात मैंने नज़दीक से देख ली कि जो बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं करते ना, वही सुसाइड होते हैं, और ये सुसाइड का अड्डा बना हुआ है कोटा। इसकी मैं आपको रोकूंगा, इसका क्या रीजन मानते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे जितने भी एक्सपर्ट आए, हाँ, इस बारे में बात करने, तो मैंने ये क्वेश्चन उनसे जरूर पूछा है कि ये जो हम अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं, कभी फाउंडेशन कोर्स के नाम पे और कभी 9th क्लास के स्टूडेंट को वहाँ भेजना शुरू कर दिया, 6th क्लास से चालू हो गया। इससे हाँ। ये क्या ट्रेडिशन है और इससे क्या प्रेशर आ रहा है और इसका कैसे इससे मतलब हम ओवरकम करें इसको? देखो मैं आपको 2-3 रिपोर्ट के हिसाब से भी बता देता हूँ, और जनरली जो हम लोग देख रहे हैं। किसी ऐसे स्टूडेंट की आपने रिपोर्टिंग करी है कईयों की। बीकानेर के कई स्टूडेंट हमारे साथ में ऐसे थे, जब हमने वहाँ की स्कूल करी, विवेकानंद नाम की स्कूल, तो बच्चों की स्थिति ऐसी थी, और बच्चे काउंसलिंग के दौरान आंख से मदर के आंसू टपक रहे हैं कि आपने ऐसी बातें बता दी जो रियल में हम बच्चे के साथ गलत कर रहे थे। तो काउंसलिंग में पेरेंट्स ही भावुक हो जाते हैं, जाने अनजाने में वो दूसरे से होड़ करने में लगे हुए हैं।
तो मामला इस कदर हो जाता है कि मैं आपको एक अहमदाबाद का एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ की जब मैंने स्कूल करी तो एक लेडी को नींद नहीं आती थी रात को, और हम उस बच्चे की काउंसलिंग कर रहे थे। तो उसकी बच्चे की मदर को हमने पूछा, बोले तो उसके हस्बैंड ने कहा इसको नींद नहीं आती रात में, महीने भर से सोई नहीं है। हमने कहा सोई नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। बोला दिखा दिया, सब इसको दवाइयाँ दिला दी, सब कर दिया, कुछ नहीं हुआ। इसको ट्राइका एल्प्राजोलम दवाई आती है, ये 5 mg ले रही है, 0.5 mg ले रही है, तो भी इसके कुछ ना नींद नहीं आती। हमने कहा तो कमाल की बात है। बाद में किसी के जरिए पता चला कि साहब उस लेडी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि मेरे देवर के बच्चे के नंबर जो है ना मेरे बच्चे से ज़्यादा आ गए। और कितने आ गए? 1%। उसके 98 आ गए और बच्चे के आए, इनके खुद के बच्चे के 97%, तो उसके 98% आ गए, जिसका इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि मदर को नींद नहीं आ रही। तो हमने पूछा ऐसा हुआ आपके? तो बोले अरे ये तो छोटी मोटी बात है, इससे कोई नींद थोड़ी जाएगी, क्या हो गया, दूसरी बार बच्चा नंबर ले आएगा। लेकिन वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि जिस समय इस लेडी ने रिजल्ट सुना था उस समय ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थी जिसके ब्रेन ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली और इसके सबकॉन्शियस माइंड के लेयर पे फियर चिपक गया तो इसकी नींद गायब हो गई। तो वो क्या करते हैं सर, हिप्नोथेरेपी में ट्रांस में ले जाके दूर करते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, हमने देखा इस कदर हावी हुआ है ये कंपटीशन, पेरेंट्स पर भी और बच्चों पे भी। मदर की तो नींद उड़ गई, लेकिन बच्चे का क्या हाल होता है ये वो देख नहीं रहे। तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर दिए हुए आते हैं 2 पिलर, एक आता है इमोशनल कोशेंट और एक आता है एडवर्सिटी कोशेंट। जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें संभाल नहीं पाते हैं, और उन बच्चों को भेजा जाता है कॉलेज में, हॉस्टल्स में भेजा जाता है। जैसे कोटा में है, बहुत जगहों पे हॉस्टल में जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इमोशनली वीक, टीचर ने डांटा, बात मन में बैठ गई। किसी अगर अपोजिट सेक्स है, कोई लड़की के सामने उसको कुछ बोल दिया गया, बात मन में बैठ गई, किसने मुझे डांटा। अब उन्हें संबल देने वाला कोई नहीं है, तो हॉस्टल में तो बच्चे और मजे लेते हैं, तो वहाँ कहने वाला कोई है नहीं। तो मेंटली बच्चा जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है, एक कारण। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में डील करने का उसके अंदर मादा नहीं है, वो एडवर्सिटी क्वेश्चन कहलाता है। जो इस रिपोर्ट से आइडिया लग जाता है कि अगर आपके बच्चे का EQ लेवल वीक है तो इसे इंप्रूव करो, नहीं तो हॉस्टल भेजो ही मत, अपने पास में बैठा के पढ़ो। ये जो पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों से लड़ना, एडवर्स कंडीशंस, अभी जो घटनाएं न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, और हम ये देखते हैं कि एक छोटे बच्चे ने अभी सुसाइड करी, हाँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा, हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, कि हमने उस स्टूडेंट को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, ट्रेनिंग नहीं दी, एडवर्स कंडीशन में रहने की जो क्षमता है वो बिल्कुल नहीं दी, जिससे वो छोटी छोटी बातों पर प्रेशर और तनाव लेकर अपने इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस तरह की हरकत का आगे आपको बता दूं क्या क्या लाइनें बंद हो जाती है। जो एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक लेकर पैदा हुए हैं, अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया जाए तो डिफेंस तो आप भूल जाइए कि हो जाएगा, पुलिस में भूल जाइए कि हो जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए जो उसको वो मेंढक काटने पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा सर्जरी में, सब उसके लिए है ही नहीं है फील्ड। और दुनियादारी से कहीं छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो सामने बोलने में घबराएगा, शिवरिंग करेगा, गिर जाएगा। ये सब चीज़ें EQ लेवल के कारण है। तो ये टाइम पर अगर बच्चों की बड़ी कर दी जाए बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज नहीं है। आप देखेंगे तो इंडिया के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके एडवर्सिटी क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त मजबूत हैं कि वो किसी से नहीं डरते हैं, बेबाक होते हैं बोलने में, किसी से लड़ाई झगड़े में आ जाओ परिस्थिति में किसी में भी, तो उनके बाय बर्थ ये चीज़ लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन अपन बच्चों को ऐसा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। हमने लखनऊ के एक स्कूल का नाम नहीं ले रहा, लखनऊ के स्कूल के अंदर हम काउंसलिंग करने के लिए गए, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला अरे आप लेट हो गए सर आने में। हमने कहा क्या हुआ? अरे सर बहुत ही बुरी हो गई स्थिति। हमने कहा क्या हुआ? बोले अभी तो रिजल्ट आया था और वो बच्चा बहुत ही हंसमुख था, बहुत बढ़िया था, घर के पीछे ही तो रहता है हमारे, और वो छत के ऊपर कोई रूम बना हुआ था, उसमें था कि मैं ऊपर खेलने जा रहा हूँ। उसके बाद में कई देर आया नहीं, पेरेंट ने जाके पूछा अरे क्या हुआ, देखें करे, खोला नहीं दरवाज़ा। तो एक नई चीज़ तरह से उसने सुसाइड किया। वो ऊपर रूम के अंदर गैस का पाइप था, वो गैस का सिलेंडर पाइप पूरा मुंह में डाल के गैस ऑन कर दी, वो अंदर चला गया, बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। बोला ऐसी बुरी कंडीशन उसने यूट्यूब से सीखी, कहाँ से सीखी पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के नंबर बच्चे के पिछली बार कंपेरेटिवली कम आ गए, तो स्ट्रेस नहीं झेल पाया, क्योंकि उसके घर में किसी ने कह दिया पढ़ता ही नहीं है तू यार, तेरे नंबर कम आते हैं, तू ये नहीं करता वो नहीं करता। प्रेशर बिल्ड कर रखा है। पिताजी डॉक्टर नहीं बन सके, इसलिए अपने सपने उस बच्चे से पूरे करवा रहे हैं। तो बच्चा स्ट्रेस नहीं झेल पाया, और फिर जो सुसाइड नोट आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं ना, मैं आपकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा, वो नहीं उतरा, गड़बड़। एक एग्जांपल और देता हूँ इसी की कमाल की चीज़। एक SP IPS ऑफिसर जिनकी न्यूज़ आई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, लखनऊ के, सुसाइड के नोट में लिखा है कि पत्नी से रिलेशनशिप खराब होने पे, कहा सुनी होने के कारण सुसाइड कर लिया। हैरानी की बात है कि इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं, तभी IPS बने,
लेकिन इमोशनल और एडवर्सिटी क्वेश्चन इतना वीक कि मदर उसकी जो वाइफ है उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो इमोशनली गड़बड़ हो गया मामला और उन्होंने सुसाइड कर लिया, परिस्थितियाँ ही नहीं झेल पाए। तो मैं हैरान हूँ कि सर इंटेलिजेंसी के बेसिस पे आदमी बंद तो जाता है, लेकिन ये 4 जो पिलर हैं गाड़ी चलाने के लिए 4 है, IQ, EQ, CQ, AQ होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। एक भी डावाडोल है तो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलती रहेगी। तो वो गाड़ी बच्चों की, तो अगर शुरू से ही इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो बच्चे हर फील्ड में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो हमें तो लगता है कि हम केवल IQ को शार्प करने में उसी में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट या जो इमोशनल कोशेंट है, हाँ, इस पे इनके ध्यान ऊपर बात नहीं की जाती, जो एक पॉइंट आपने उठाया। और इसके लिए आपको एक ना बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं हर जगह शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली है ना रोम रोम से फील किया। ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरे को लगा यार कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे प्रयास करते हैं पास होने के लिए, क्यों ना मैं भी एक बार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं। तो उस समय IBPS का एग्जाम बड़ा चल रहा था कि यार 80-80 हज़ार जॉब आ रही है, बैंक के हाथ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा, 5 साल में आदमी मैनेजर बन जाएगा। तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो विद्यानगर की नेशनल एंडम के पास में कोचिंग सेंटर से कई सारे, उसमें से एक में मैं चला गया। मैंने सोचा आगे आगे बैठेंगे तो ज़्यादा पढ़ने में आएगा, और बैकग्राउंड अपना कॉमर्स का है तो आगे ही बैठते हैं जाके। आगे जाके बैठा, टीचर ने सवाल लिखा, सर क्लास में बच्चे थे 120 के आसपास बच्चे, पूरी क्लास भरी हुई। और मैंने कहा यार अपन तो वैसे ही पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, तो कोई अपने आगे बैठने के लिए कोई रोका रखी करेगा नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। और वो तो पढ़ेसरी बच्चे हैं तो चला के वो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं, तो बैठे मैं आगे बैठ जाता हूँ। टीचर ने लिखा सवाल पूरा नहीं हुआ, उससे पीछे से आंसर आ रहे हैं, इसका 9.3 होगा, इसका 8.4 होगा। अरे मैं पीछे देख रहा हूँ कैलकुलेटर है कि क्या है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, उससे पहले आंसर आ रहे हैं इनके। मैंने कहा हो सकता है इनको पुराना बैच होगा, इन्हें आता होगा। सेकंड क्वेश्चन फिर वही स्थिति, तीसरा क्वेश्चन वही, 4-5 क्वेश्चन के बाद मैंने तो पेन रख दिया कि भाई पीछे ऐसे चल रहा है, शायद मैं पुराने बैच में बैठ गया और मेरे को फ्रेश बैच चाहिए मेरे जैसे लेवल का। तो मैं क्लास ओवर होने के 8-9 क्वेश्चन हुए, उसके बाद में तो क्लास में 12 के। मैंने पूछा सर मैं डेमो क्लास लेने आया था, लेकिन ये क्लास में जो बच्चे हैं ये इतनी फास्ट आंसर दे रहे हैं, तो मेरे दिमाग कमजोर है या ये लोग पुराने बैच के हैं? तो बोला अगर ये स्पीड तुम्हारी है तो तुम एग्जाम में निकलोगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे तो तुम्हारे को आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा अरे सर ये तो डिमोरलाइज वाली स्थिति है। तो उस व्यक्ति ने मेरे को, टीचर ने फीस का लालच नहीं रखा, नहीं तो मेरे को कहीं से भी कन्विंस करता। उसने एक बात बहुत काम की बताई जो मेरे अंदर बैठ गई। उसने बोला यार विनीत जी आप मारुति 800 का कार का इंजन लेके पैदा हुए हो, और जितने बच्चे अंदर बैठे हैं फरारी कार वाले हैं। अब तुम इससे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम तो किसी भी हाल में आगे नहीं भाग सकते। तो ये लोग तो उसी का इंजन लेकर आए हुए हैं, तो तुम टक्कर लो मत। लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि मारुति 800 उबड़ खाबड़ रास्तों में बड़ा कमाल कर सकती है, वहाँ फरारी नहीं भागेगी। तो तुम उस फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ो, इन्हें अपनी दौड़ में भागने दो। तो मैंने कहा तो बहुत सही बात है, छोड़ो यार अपने लिए तो लफड़ा ही है, अपन दूसरी साइड चल पड़ते हैं। तो मैं क्या उस दिशा में आ गया। तो हमारे वाले फील्ड में आज ईश्वर के दया से 12 साल से हम लोग करियर काउंसलिंग में, ऐसी एक भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक भी इंसान यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो ये प्रोग्राम स्कूल्स में करता हो। तो हमने इस फील्ड में ऐसी एक्सपर्टाइज बनाई है कि इसी में आ गए। अब कोई बड़ा प्रबुद्ध वर्ग का आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी, वो भी इस फील्ड में कहीं नहीं आया, वो अपनी दौड़ में अपनी रोड पर भाग रहा है। हम लोग इस दिशा के अंदर अपना करियर बना गए। तो हमने देखा है तो प्रतिभा जो है ना, खुद की पहचान के आगे बढ़ो तो बहुत कम प्रयास करने पड़ते हैं। हवा के विपरीत भागते हैं ना तो वेग तेज होता है, तो प्रयास करने पड़ते हैं। और एक आप उल्टे भाग रहे हो, हवा इधर से आ रही है तो तेजी से निकल जाओगे। तो ये वाला टेस्ट जो है ना, ये बताता है कि हवा किस तरफ भाग रही है तुम्हारे लिए, उधर ही निकलो। हवा को चीरते हुए जाओगे तो बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ताकत लगती है। तो ताकत लगती है करियर बनाने में, और ताकत लगती है उस बात को भी समझने में कि हम किस दिशा में, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आप जैसे लोग सहायक हो सकते हैं उन लोगों के जो अभी दिशा भ्रम जिनको हो गया है, ये देख नहीं पा रहे। और आज की जो टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो युग है, जहाँ बहुत सारे प्रेशर्स हमें झेलने पड़ते हैं, वहाँ पर ये जो आपकी फिंगरप्रिंट या रिजिस की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी हेल्प कर सकती है, इसके लिए आप विनीत जी से मिल सकते हैं। लास्ट में जाते जाते, क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादा होती है, लिमिट होती है, मैं चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं, आप अपने अनुभव से 2-3 टिप्स उनको दें कि करियर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी एक रिकैप के रूप में आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए मैं आपने जो बताया उसके ऊपर बिल्कुल बात बताऊंगा, और जितने भी दर्शक हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। स्टूडेंट भी अगर सुन रहे हैं तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आप कोशिश ये करो कि ये टेस्ट हो जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ये टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे जिस सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उस दिशा में चल पड़े।
तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर एक एक्सरसाइज होती है जो हम कराते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, उस एक्सरसाइज को अगर कर लिया जाए तो बड़ा कमाल हो सकता है। लेकिन मैं एक्सरसाइज तो है जिसके अंदर आपको अपनी आत्मा की आवाज़ पता लग जाएगी, और 5 ही क्वेश्चन है। मैं नहीं कहूँगा हार्वर्ड गार्डनर की तरह 80 क्वेश्चन पूछेंगे, वो बड़ा मामला हो गया। हम तो केवल 5 क्वेश्चन में ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में आपके कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता है उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके ब्रेन की स्थिति क्या है, वो बैलेंस है कि नहीं है, तो हम एक पता लगा सकते हैं कि आपका लेफ्ट वाला ब्रेन अगर डोमिनेटिंग है तो एक कैसे पता चलेगा। तो आप और हम तो खोल के तो देख नहीं सकते अंदर सर, तो कैसे पता लगाएं कि लेफ्ट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है तो आप पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे, राइट वाला है तो पढ़ाई में इतना नहीं हो सकता प्रयास, दूसरी साइड जा सकते हैं। लेकिन ये हम घर पे पता लगा सकते हैं। तो घर पे पता लगाने के लिए हमारे पास में एक एक्सरसाइज है, मैं 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ। अब जो एक्सरसाइज मैं करूंगा अभी, अगर वो एक्सरसाइज आप लोग भी कर पा रहे हैं, मेरे साथ प्रयास करिए, अगर आप लोग भी कर पा रहे हैं तो आप लोगों के ब्रेन बैलेंस है। और अगर आप लोगों के कोई आइडिया लग जाए कि हमारे ब्रेन बैलेंस नहीं है, तो फिर हमारे जैसे किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं ताकि इन ब्रेन को बैलेंस किया जा सके और दोनों ब्रेन की फैक्ट्री का बराबर उपयोग हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे सफलताओं के शिखर छू सकते हैं। तो देखिए, आप अपना सबसे पहले राइट हैंड लेंगे, इस राइट हैंड को इस तरीके से करेंगे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो राइट हैंड है इसको अंदर की साइड से ऐसे क्लॉकवाइज बाहर की साइड में मूव करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अपने को इस तरीके से मूव करना है। तो ये आप बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इंसान कर सकता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इस हाथ को रोक लीजिए, दूसरा हाथ उठाएंगे, इसको आप क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने ऐसे किया है लेकिन इस वाले हाथ को हम बाहर की साइड से अंदर करेंगे। अगर आप ऐसा भी कर पा रहे हैं तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं करने के लिए वो आपको करना है कि आपने इस हाथ को इस तरीके से किया और इस हाथ को आपने इस तरीके से किया। अब मैंने कहा सडनली दोनों काम एक साथ करिए, एक बाहर जाना चाहिए और एक अंदर आना चाहिए, अपोजिट चीज चलनी चाहिए जैसा मैं कर पा रहा हूं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपके ब्रेन बैलेंस स्थिति में, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसी 40 एक्सरसाइज की जिससे आपके दोनों ब्रेन बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये नहीं कर पा रहे होंगे, और क्या क्या कर पा रहे होंगे मैं बता दूं। आप लोग ये कर रहे होंगे और कुछ लोग ये करने में लगे होंगे, कुछ लोग ये चीज कर रहे होंगे। ये जितनी 3 चीजें मैंने बताई, ये कर रहे हो तो गलत है, ये कर रहे हो तो गलत है, ये कर रहे हो तो गलत है। आपको सेम ऐसा करना है। देखिए, एक बाहर ही जाएगा मेरा, आप तेज कहेंगे मैं तेज कर सकता हूं, स्लो कहेंगे स्लो हो सकता है। लेकिन क्या कारण है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका साइंटिफिक रीजन मैं भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक एक्सरसाइज और करा देता हूं। तो इसमें कहीं निराशा की बात नहीं कि हम नहीं कर पाए, तो आप एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को इस तरीके से करेंगे और करने के बाद में आपको क्या करना है। अब ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा इसमें एक चीज फील होगी आपको, और ये फील केवल उसी इंसान को होगी जो ये करेगा। तो क्या करना है, आपको इस तरीके से थंब को रोल करना है। आप इस थंब को रोल करेंगे, तो जब आप थंब को रोल कर रहे हैं तो हर इंसान कर सकता है, इसको रोक लेंगे और फर्स्ट फिंगर को रोल करेंगे। तो ये भी हो सकता है, पर ध्यान रखेंगे हम इसको चिपका के रखेंगे। फर्स्ट फिंगर रोल करिए और इसे वापस चिपका लो, आप कोई भी कर सकता है। थर्ड फिंगर रोल करिए, इसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज फील होगी कि जितनी तेज आप ये कर रहे थे, जितनी शिद्दत से आपने इसको किया, जितनी फास्ट आपने इसको किया, क्या आप थर्ड फिंगर उतनी शिद्दत से फास्ट कर रहे हो, या आपको थोड़ा तनाव स्ट्रेस फील हो रहा है, जितना तेज इसको कर रहे हैं उतना इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होगी। आज तक 12 साल से लोगों को फील होता रहा है, तो ये आप कर पाए होंगे, लेकिन एक चीज फील हुई होगी। लेकिन अब मैं तीसरी एक्सरसाइज और करवा रहा हूं, ये आप लोग अगर कर लेते हैं तो मैं इस टेस्ट को फ्री में करूंगा सर। अगर ये चीज एक्सरसाइज अगर कोई भी कर लेता है तो ये टेस्ट का हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपके माध्यम से जो भी चैनल से आएगा उनके लिए हम फ्री कर देंगे। आपको क्या करना है, इस बड़ी वाली फिंगर को इस तरीके से अंदर कर लेंगे जैसे मैंने किया है ना, इस तरीके से फ्री की एक टिप बता रहा हूं आपको। इस थंब को ऐसे ओपन करेंगे और जोड़ लेंगे, फर्स्ट फिंगर को ओपन करेंगे और जोड़ लेंगे, लिटिल फिंगर को ओपन करेंगे जोड़ लेंगे। अब आपको क्या करना है, बिना दिमाग लगाए, ये गैप नहीं आना चाहिए, इसको चिपका के रखेंगे और आपको ये रिंग फिंगर अलग करनी है। जैसे आपने इसको कर दिया, ऐसा इस तीसरे वाली फिंगर को अलग करके देखिए। अगर हम बात करें, अगर हम 10,000 लोगों में कर रहे हैं तो एक इंसान कर देता है। 10,000 में से एक बच्चे को हमने देखा है, कोई ना कोई कर ही देता है किसी ना किसी स्कूल में। अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप बहुत प्रयास करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हाथ को कर लेते हैं, ऐसा हाथ करोगे तो ये भी गैप आ जाएगा। ये गैप लाना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे रखना है क्लियर कट, और इसको हाथ को उठाना है, ये आपसे खुलेगा नहीं। अब आ जाते हैं साइंटिफिक रीजन के ऊपर कि ऐसा क्यों है जो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमने पहली एक्सरसाइज करी ऐसे वाली, तो हमारे को 9th क्लास से पढ़ाया जाता है कि हमारे इस हाथ की जितनी भी वेन्स है वो इधर वाले ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करती है, और इधर वाले हाथ वाला इधर वाले को करता है। जब मैंने कहा कि आप ऐसे करिए
तो यू डिड लाइक दिस, तो आपके इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया कि ऐसे करना है, तो आपने फटाफट कर दिया। जब मैंने कहा ऐसे करो, तो आपके इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया ऐसे करना, ऐसे कर दो। सडनली मैंने कहा दोनों काम एक साथ करिए, तो ब्रेन गेटिंग कंफ्यूज, भाई करना क्या है, एक टाइम में एक काम करा ले, क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि दोनों ब्रेन के बीच में सेरिब्रम को, दोनों ब्रेन के बीच में एक पुल बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम पीनियल ग्लैंड करता है, जो हमारा एक्टिवेट नहीं है तो हम ये प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे करा जाए? तो जिनकी उम्र 5 से 15 है उन्हें तो हम कुछ क्लासेस और मेडिटेटिव एक्सरसाइज के जरिए स्पिनल ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन जो 15 साल से ऊपर का है, आपकी एज का, मेरी एज का, मेरे से बड़ा कोई भी व्यक्ति है, वो करना चाह रहा है, तो फिर ऐसी 40 एक्सरसाइजेज हैं जिनको कराने से उन बच्चों का या किसी भी इंसान का पिनल एक्टिव किया जा सकता है। अगर बात करते हैं ये वाले फिंगर वाली, जो हमने ये वाली एक्सरसाइज करी थी, इसमें भी सेम चीज़ है कि हमारी थर्ड वाली जो फिंगर जा रही है इधर वाले ब्रेन के लिए, ये वाली इधर वाले के लिए जा रही है, ये भी ब्रेन में कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हम सारी फिंगर बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। हालांकि ये सारे फिंगर्स ब्रेन लोब से कनेक्टेड है, लेकिन ये थर्ड वाला जो है हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए है। तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ब्रेन में तालमेल की स्थिति नहीं है, फिर एक ब्रेन डोमिनेटिंग है। अब कौन सा डोमिनेटिंग है वो पता लगाने के लिए अपने को रिपोर्ट करनी पड़ती है। रिपोर्ट से आइडिया लग जाता है, अगर लेफ्ट वाला है तो उस दिशा में आगे बढ़ो, राइट वाला है तो उसमें बढ़ो, दोनों का संतुलन किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो 7% कहा है सर, रिपोर्ट में 20% तक का भी अंतर आता है। तो जिनका आता है उनका तो फुल्ली एक ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग आएगा, तो उनका तो राइट वाला ब्रेन भाग ही नहीं रहा, या राइट वाला ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो लेफ्ट वाला नहीं है, तो उसका कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएं, उनको तो क्लासेस कर ही लेनी चाहिए। अगर बात करते हैं ये वाली एक्सरसाइज की, तो इसमें भी थर्ड वाली फिंगर का ही कोऑर्डिनेशन का काम है। अब मैंने तो 3 एक्सरसाइज कराई क्योंकि समय की सीमा है इस पॉडकास्ट में। ऐसी 40 एक्सरसाइज है जिससे आप बहुत ज़बरदस्त पता लगा सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि इस टेस्ट से अगर आप किसी दुविधा में, इस डिलेमा में हैं, चौराहे पे खड़े हैं कि हम साइंस लें, मैथ्स लें, आर्ट्स लें, किस फील्ड में जाएं, तो इस टेस्ट से एक्यूरेटली, स्पेसिफिकली हमारे को ये आइडिया लग जाता है कि हम किस फील्ड में जाएं। जैसे हम सीए करें, सीएस करें, बैंकिंग लाइन में जाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने, या हम वकालत करें, या हम लोग पॉलिटिक्स में जाएं, किस फील्ड में जाएं, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में सामने आ जाती है, ब्लूप्रिंट आ जाता है कि हम इस चीज़ के लिए बने हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और जो दे के कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करनी है, कोई पेरेंट ये कहता है कि मेरे बच्चे को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में डालना है, तो अब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में डालने के लिए आम आदमी क्या सोचेगा, अरे यार पैसा नहीं है यार, क्या कोर्स कराऊं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कोई करियर ही नहीं है। अरे वो तो बाद में देखेंगे, पर पहले आपका बच्चा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के काबिल भी है कि नहीं। तो उसके लिए रिपोर्ट ज़बरदस्त हेल्प करती है कि हमारे ब्रेन में पीछे की साइड में एक लोब होता है जिसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। ये ओसिपिटल लोब ही डिसाइड करता है कि हमारा विजुअल पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, बारीक चीज़ों के लिए और एक वाइल्ड चीज़ों के लिए। तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो शूट करते हैं, मैरिज शूट करते हैं, वाइल्ड फोटोग्राफी जंगलों में करते हैं, उनके राइट वाले ब्रेन में ओसिपिटल लोब में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो चीज़ें बहुत बढ़िया करते हैं, शूट करना, एडिटिंग करना। लेकिन जहाँ बारीक काम आ जाता है, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत बारीक काम है, सुई में धागा डालना है, ऐसा बारीक है, तो उसके लिए लेफ्ट वाले ब्रेन के ओसिपिटल लोब में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। अब ये कौन बताएगा घर में, ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे ब्रेन के लोब्स में, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूरॉन्स का, कौन सा डोमिनेटिंग लोब है, उसी में आगे बढ़ें। अगर आपकी परमिशन हो तो एक बहुत काम की चीज़ और बता दूँ। देखिए क्या होता है, जो लोब्स है ब्रेन के, मैं इसलिए समय ले रहा हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत काम की, इसलिए मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि हमारे को ये जानकारी में नहीं होता, और हम लोग देखते हैं काउंसलिंग के दौरान पेरेंट बोलते हैं अभी आंख दिखा दो ना तो ये पैंट गीली कर दे। बच्चों को डराते हैं पेरेंट, एक झापड़ मार दो ना इसके तो अभी चुप होके बैठ जाए। तो झापड़ भी मार दी, आंख भी दिखा दी, अभी मेरी आवाज़ सुन लेना ये तो अभी पैंट गीली कर दे। तो आवाज़ भी तेज़ कर दी पेरेंट ने, मार भी दिया, आंख भी दिखा दी, तीनों चीज़ कर दी। और इन 3 चीज़ों से ही तो बच्चा सीखता है। विजुअल वाले बच्चे को आपने आंखें दिखाई तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट गया, वो आई कांटेक्ट ही नहीं करेगा। एक ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है, वैसा कुछ सिम्टम आ जाएंगे उसमें। आप थप्पड़ मारोगे तो उसका फिजिकल जो मामला, अगर बच्चा काइनेस्थेटिक मोड का है तो वो पेरिटल लोब के लिए जिम्मेदार है, और वो बच्चे हिलने डुलने और घबराने लग जाते हैं अगर बचपन में उसे मारा जाए तो। और तेज़ बोलोगे, और अगर वो टेम्पोरल लोब वाला रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा स्ट्रॉन्ग है टेम्पोरल लोब वाला, और उसको अगर तेज़ बोला जाए तो उसके बातें मन में बैठ जाती है, क्योंकि वो सुनने वाला ही पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग है। और पिताजी जोर से चिल्लाए तो बच्चा दिमाग में, मन में बात को बैठा लेता है, और उसके बाद जब दोबारा पिताजी डांटते हैं तो उसे पुरानी भी रिकॉल हो जाती है कि इसने ऐसे कहा था, पापा ने ऐसे कहा था, मम्मी ने ऐसे कहा था, और वो पेरेंट से दूरी करने लग जाता है। जब पेरेंट घर में तो बच्चा बाहर,
और पेरेंट बाहर है तो बच्चा घर में मिलेगा और दूरी करने लगता है। फिर पेरेंट बोलते हैं आजकल यार मेरे से बात नहीं करता, हमारा बिहेवियरल इशू हो गया है, वो इन्हीं चीज़ों के कारण हो गया है। तो अपने को इस रिपोर्ट से ये भी आइडिया लग जाता है कि आप बच्चे के साथ में ट्यूनिंग रखनी कैसी है, बातचीत कैसे करो तो कमाल की पेरेंटिंग इस रिपोर्ट से आ जाती है। काउंसलिंग में बताते हैं यही कारण है कि पेरेंट्स काउंसलिंग में भावुक हो जाते हैं। जो हम बता रहे होते हैं तो कहते हैं हम तो इसका विपरीत कर रहे हैं, आपने चीज़ बताई हम तो इसका विपरीत कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाती है मामला। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखा जाए। बाकी जब कभी दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो और डिटेल में चर्चा की जा सकेगी। आपने पैटर्न्स बताए थे फिंगरप्रिंट्स के कि डव नेचर के होते हैं या ईगल नेचर के होते हैं। क्या कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट भी होते हैं जो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये तो क्रिमिनल बनेगा? हाँ, क्या ऐसा कोई प्रिंट? देखिए, हाँ मैं आपको रिसर्च भी बता देता हूँ कि अभी वर्तमान के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश के एक आईजी हैं जिनका नाम है गणेश सिंह ठाकुर, एआईजी हैं अभी, एसपी थे रायपुर में, एडिशनल एसपी वहाँ से ट्रांसफर होकर आए हैं। उन्होंने अपराधों की कुंडली नाम से एक बुक लिखी है। उन्होंने 1,76,000 फिंगरप्रिंट पे रिसर्च किया। 3 IPS जिनमें गणेश सिंह ठाकुर जी ने अग्रणी भूमिका निभाई और 3 जेलर हैं जिन्होंने 7 साल रिसर्च करके फिंगरप्रिंट की। अगर आप चाहेंगे तो आप वीडियो के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो वो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कौन अपराधी किस फिंगरप्रिंट के कॉम्बिनेशन का है जो अपराधी बन सकता है। इवन इतना स्पेसिफिक कि इस फिंगरप्रिंट के कॉम्बिनेशन का आदमी रेप कर सकता है, इस फिंगरप्रिंट वाला कत्ल करेगा, इस फिंगरप्रिंट वाला चोरी डकैती करेगा, इस वाला है जो ये सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई चोरी चकारी कुछ कर सकता है। कौन व्यक्ति कितना अग्रेसिव है, किस तरीके का फिंगरप्रिंट के कॉम्बिनेशन से पकड़ते हैं। तो एक वहाँ सॉफ्टवेयर बन गया ज़बरदस्त कि अगर आपको रोड चलते किसी ने रेड लाइट भी क्रॉस कर दी या कुछ और भी कर दिया, अपराध हो गया, किसी लड़ाई के अंदर शामिल है, तो पुलिस वाले आके पहले थंब लगवाते हैं और वो फिंगरप्रिंट सारे थानों में दिए हुए हैं, सारे थानों में। अगर वो किसी अपराधी से मैच हो गया तो उसको पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसकी बढ़िया तबीयत से इलाज होता है। अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं कि अरे अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। इस कदर सॉफ्टवेयर तक डेवलप हो रहा है। तो हमारी जानकारी में है कि अमित शाह जी ने उनके इस ज़बरदस्त रिसर्च के कारण उन्हें अभी फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया भोपाल में, जो कि पुलिस मुख्यालय रेलवे स्टेशन के पास में है। तो वो वहाँ पर भी बने हुए हैं। तो मैंने भी लगभग 8 किताबें लिखी है इस पर। तो उन्होंने हमारी बुक भी मंगाई थी, हम भी जाके आए थे मिल के। तो उन्होंने कहा मेरे साथ एक पॉडकास्ट करिए ताकि लोगों तक ये चीज़ जा सके। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर। तो उनका रिसर्च बहुत कमाल का है। तो उसमें से एक फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है जिसको वर्ल बोलते हैं। अगर वर्ल तरह के फिंगरप्रिंट के कॉम्बिनेशन के साथ में और भी कई तरह के फिंगरप्रिंट है जो आते हैं, सारे वर्ल वाले ऐसे नहीं होते हैं, वर्ल में भी कुछ विशेष तरह के हैं। अगर वो फिंगरप्रिंट आते हैं तो वो बाय बर्थ ही अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं और टेम्पर इतना लूज होता है कि छोटी छोटी बात पे हाथ उठता है उनका। तो वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव साइड में जाए तो लीडर बनता है आदमी, लेकिन पॉजिटिव साइड में नहीं है तो फिर कई तरह के मुकदमे उस पर रहेंगे, लड़ाई झगड़े की तरफ इन्वॉल्व रहेगा। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर है सर। तो हर वर्ल फिंगरप्रिंट के साथ और भी कई तरह के हैं, 8 तरह के वर्ल होते हैं। उनमें से कौन कौन से आए हुए हैं वो देखने से आइडिया लगता है। तो एक ये डेटा बैंक तैयार किया गया है। हाँ, ये डेटा बैंक तैयार है। इवन मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे मतलब राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ के एक स्कूल है हिंदुस्तान जिंक स्कूल। उस स्कूल के अंदर हमने प्रयोग किया था, वहाँ बच्चों का DMIT वगैरह करा। तो वहाँ के गुलाबपुरा एक जगह पड़ती है, वहाँ के SHO साहब ने हमारे को बुलाया और बोला कि यार तुम तो ये पता लगा सकते हो कि अपराधी कौन है, क्या है, कैसे क्या है। हमने तो इन्हें मार मार के इनके पैर सुझा दिए, लेकिन ये बोल नहीं रहे कुछ भी। ये अफीम खा लेते हैं, सांस ऊपर खींच लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस होती है, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ये कुछ नहीं बोले तो तुम्हारी स्टेज से कुछ पता चल जाएगा क्या। तो ये करियर काउंसलिंग का टेस्ट है। लेकिन वो जो रिसर्च की गई है गणेश सिंह ठाकुर जी द्वारा, उन्होंने स्पेसिफिक की हुई है इस पे, क्योंकि उनकी पढ़ाई की हुई है फ्रेम्स ऑफ माइंड की, क्रिमिनोलॉजी की, उनका उसके ऊपर है, फोरेंसिक साइड की पढ़ाई की हुई है। तो वो लोग पकड़ते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, अपने वाला करियर काउंसलिंग का है। लेकिन फिंगरप्रिंट लगभग सेम से होते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, तो बेसिक वाली बेसिक चीज़ बताएगा, स्टैंडर्ड वाली स्टैंडर्ड। ये चीज़ तो फिंगरप्रिंट्स बन सकते हैं आपकी करियर कुंडली। फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी कैसे आपका करियर डिसाइड कर सकती है, कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस हेल्प को करने के लिए ये एक विशेष पॉडकास्ट सभी यूथ के लिए किया गया है। आप इसका भी फ़ायदा लें। पूरी तरह से मेडिकल साइंस पर आधारित ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि विनीत जी ने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी आपका। थैंक यू सर। तो ये था द डिटॉक्स शो, आपकी हेल्प के लिए, आपके करियर को बनाने के लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग कि फिंगरप्रिंट कैसे करियर डिसाइड कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द डिटॉक्स शो। थैंक यू।